ये जो प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है दे विल बी एक्लिप्स्ड, जो इनके ऊपर ग्रहण लग गया बाय पार्ट 3। नमस्ते जी, नमस्ते। सो लेट्स डिस्कस द डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। अब डॉक्ट्रिन का मतलब क्या है? सो इट्स अ मेथड और सिस्टम दैट द कोर्ट ऑफ लॉ यूजेस टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। अब यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स के बारे में बात हो रही है। इसका मतलब कोई चीज किसी और चीज पे ग्रहण लगाएगी, इसका मतलब ओवरलैप कर लेगी। मैं अभी इसको 1 मिनट में आपके पास और बढ़िया एग्जाम्पल्स है इसको हम देखते हैं। बट पहले आर्टिकल 13 पे हम देखते हैं कि लॉ इनकॉन्सिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स गिवन वेयर, दैट्स पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स के अंदर ही दे रखा है। अब ये कह रहा है कि जी उन कानूनों का क्या करें जो कि आपके फंडामेंटल राइट्स जो कि पार्ट 3 में आपको दे रखे हैं एज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, उनके साथ जो लॉज कंपैटिबल नहीं है, उन लॉज का हम क्या करें। All laws in force in the territory of India immediately before the commencement of this constitution. So there are laws about, अभी अब ऐसा तो नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन आने से पहले हमारे यहाँ कोई कानून नहीं होता था, बहुत सारे होते थे। Like let me give you an example. See this. 1872, right? कॉन्स्टिट्यूशन कब आई थी जी? कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसिडर्ड एट 26 जनवरी 1950। तो उससे पहले क्या था कि ऐसा तो नहीं था कि कोई हमारे यहाँ कोई कानून नहीं थे। सो इट्स रेफरिंग टू लॉज सच एज दिस, ऑलराइट। एंड सो व्हाट इट्स सेइंग इज immediately before the commencement of this constitution in so far as they are inconsistent with the provisions of this part, यानी पूरे नहीं, जितनी हद तक they are inconsistent with any of the rights that are given from article 12 to 35, to the extent of such inconsistency be void। अब मुसीबत सारी इस शब्द की है जी, ये देखिए void। अब काफी टाइम सुप्रीम कोर्ट, एक तरह से आप इसको जब आप ज्यादा एडवांस पढ़ाई करेंगे लॉ की, तो उसमें आपको एक सिखाया जाएगा कि जी इनफॉर्मली आपने अमेंड कर दी कॉन्स्टिट्यूशन। इनफॉर्मली तो आप आर्टिकल 368 पार्ट 20 में जाके अमेंड करेंगे, बट एक तरह से इनफॉर्मली होता है कि जी आपने इस शब्द की जो स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन है वो आपने बदल दी। तो यहाँ पे अब एक कहानी हुई। मान लेते हैं कि अच्छा, गिव मी 1 सेकंड ऑल्सो व्हाइल आई ग्रैब दिस। अब मान लेते हैं, अब वापस आ रहे हैं उस कहानी पे, कि दैट यू रन अ मोटर कंपनी इन लेट अस से 1945 के आसपास, 47 के आसपास, चलिए थोड़ा सा आगे खींच लेते हैं। अब आप मोटर कंपनी चला रहे हैं, तो मोटर कंपनी के तहत आप ऑब्वियसली किसी ना किसी कानून के तहत चला रहे हैं। सरकार एक अमेंडमेंट करती है उस कानून में कि भाई साहब ऐसा है, आज से ये सारी टिकट के प्राइस मैं फिक्स करूंगा, और अगर मेरा मन चाहेगा तो मैं क्या करूंगा जी, तुम्हें इस प्रोफेशन से बाहर भी कर दूंगा, सिर्फ मैं ये काम चलाऊंगा। ठीक है जी। तो वो हो गया एक तरह से प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, समझ लीजिएगा। क्योंकि अब आप पुराने लॉ, अभी कॉन्स्टिट्यूशन आई नहीं, अभी हम 45 47 के अंदर बैठे हुए हैं, तो अभी कॉन्स्टिट्यूशन आई नहीं। अब सरकार है, माई बाप है, जो था मान लिया, चलो अच्छी बात है। लेकिन उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन आ गई 1950 में। अब क्या हुआ? अब हुआ जी कि हमने आपको एक राइट दे दिया, दैट इज 19(1)G। आइए जरा उसको देख लेते हैं, 1 सेकंड में पहुंचते हैं वहां पर। तो 19(1)G के अंदर आपका ये काम हो गया कि all citizens shall have the right, so this पहली बात, ये आर्टिकल is only available to citizens not to foreigners, to practice any profession or to carry or any profession, trade or business। मुबारक हो। अब आपके पास ये राइट आ गया 19(1)G के तहत कि जी आपके पास पूरा फंडामेंटल राइट है कि आप कोई भी ट्रेड करें, सरकार कुछ नहीं कर सकती उसके अंदर। चलिए अच्छी बात है। और एक और राइट हमने आपको दे दिया। क्या दे दिया जी? हमने ये कह दिया कि अब जो कानून immediately before the commencement of this constitution थे, in so far as they are inconsistent with the provision of this part, कौन सा पार्ट जी? पार्ट 3। तो 19(1)G भी पार्ट 3 के अंदर है कि नहीं? shall to the extent of such inconsistency be void। तो आप तो कह रहे हैं जी बल्ले बल्ले। क्यों? क्योंकि वो जो कानून था जिसके तहत सरकार आपको बाहर कर रही थी और कह रही थी टिकट प्राइस मैं सब कुछ क्या बोलते हैं मॉनिटर करूंगी और आपको मैं बाहर रख सकती हूँ, सिर्फ मेरी बसें चलेंगी, वो तो गया, तो वॉइड हो गया। यही हुआ ना? तो जी यहाँ तक स्थिति अगर आपको समझ में आ गई तो सब, वो क्या मोदी जी कभी बोलते हैं, सब चंगा सी, तो सब कुछ बहुत अच्छा है। अच्छा, अब आ रहे हैं जी 19(1) या 19 क्लॉज 6 में। अब आ गई जी फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 की, और 19 क्लॉज 6 के अंदर उन्होंने कह दिया and in nothing in this said sub clause shall affect the operation of any existing law in so far as it relates to or prevent the state from making any law relating to
the carrying on by the state or by a corporation owned or controlled by the state of any trade, business, industry or service, whether to the exclusion complete or partial of citizens or otherwise. अरे बाप रे, तो वो जो आपको जो बाहर रखने का क्लॉज था वो तो हमने यहाँ पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के नाम पे अब हमने अमेंड कर दिया इसको। तो अब सरकार क्या कह रही है कि बेटे अभी जो आप नाचे थे ना, जो आप कर रहे थे कि अरे वॉइड हो गया, अब मैं सारा काम करूंगा, ये लो, तो अब तो वॉइड नहीं हुआ, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे कह दिया जी ये काम तो अलाउड है, तो 13 तो अब इसको वॉइड नहीं कर रहा। लेकिन अब आप कह रहे हैं एज अ ट्रांसपोर्ट कंपनी की भाई साहब जो एक्ट एक बार वॉइड हो गई आप उसको अमेंडमेंट से जिंदा थोड़े ना कर देंगे। ये केस पहुंच गए अब आप सुप्रीम कोर्ट में, अब आपकी लड़ाई हो गई सरकार के साथ, तो आप ऑब्वियसली कहाँ पहुंचेंगे, सुप्रीम कोर्ट ही पहुंचेंगे, क्योंकि और किससे जाके सवाल जवाब करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स यूज करके आपको ये समझाया कि जी बेटे ऐसा है, ये जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ थे ये वॉइड नहीं होंगे। तो ये जो शब्द जो यहाँ पे जो आपका जो आर्टिकल 13 में जो वॉइड जो दे रखा है ना शब्द, ये कीजिए ये वॉइड पूरे नहीं होंगे, दे विल ओनली बी सस्पेंडेड। ये जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है दे विल बी एक्लिप्स्ड, जो इनके ऊपर ग्रहण लग गया बाय पार्ट 3 कल को। अच्छा अब ये वॉइड नहीं है, ये जो शब्द ये वॉइड, आपने ये वॉइड नहीं रीड करना आज से, इस जजमेंट के बाद से। अब इस वॉइड का ये मतलब है थैंक्स टू दिस जजमेंट, और इस जजमेंट का नाम क्या है, लेट मी जस्ट शो दैट टू यू एज वेल, दैट इज 1 सेकेंड, बीकाजी नारायण धक्रस या धक्रास, पता नहीं क्या है प्रोनाउंसिएशन इसकी, बीकाजी नारायण में तो बीकाजी नारायण ही हम लोग ज़्यादातर लॉस को बोलते हैं, वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। सो दिस इज द केस लॉ। तो इसके अंदर यही हुआ था, बट उसमें इसके अंदर हुआ क्या था तो वो देखने से पहले तो उन्होंने कह दिया जी वॉइड नहीं होगा जी, आज से ये these rights been merely hibernation में है एक तरह से, they have been eclipsed by the fundamental right। लेकिन कल को अगर हमने ये फंडामेंटल राइट अमेंड कर दिया, हमने ये फंडामेंटल राइट अमेंड कर दिया और उसके चक्कर में ये लॉ वापस वैलिड हो गया, तो दिस विल बी अ कंप्लीटली वैलिड लॉ। ये कभी वॉइड था ही नहीं, तो हमने इस शब्द की इंटरप्रिटेशन बदल दी यूजिंग द डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। डॉक्ट्रिन है क्योंकि ये सिस्टम है, तो हमने ये मेथड बेसिकली यहाँ पे यूज किया। अब इसका एक छोटा सा फ्लो चार्ट बना के काम हम अपना डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स का खत्म कर लेते हैं, बड़ा आसान सा यहाँ पे काम हुआ है जी। तो केस लॉ ज़्यादातर LLB एंट्रेंस या ये मतलब दिस इज अ वेरी पॉपुलर केस लॉ की जी, इन अंडर विच केस लॉ वाज द डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स प्रोपाउंडेड। अच्छा एक चीज़ और, दिस ओनली अप्लाइज टू प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, नॉट द पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल वंस, क्योंकि पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल तो वैसे भी ऑटोमेटिक वॉइड हो रहे हैं, बट ये एक्लिप्स जो होगा प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के लिए होगा। तो जी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ आपकी परमिट हैज बीन टेकन अवे, सरकार कह रही है सिर्फ बस मैं चलाऊंगी, तुम हटो यहाँ से। 1950 होता है, 1950 हुआ, आपको 19(1)G दिया गया और 19(1)G और 13 मिलाकर आपके परमिट टेकन अवे वाला लॉ हो गया वॉइड। फिर आती है जी फर्स्ट अमेंडमेंट इन 1951, 19 क्लॉज 6 ले आई, जिसके चक्कर में ये कानून वैलिड हो गया। तो अब आपकी एज अ ट्रांसपोर्ट कंपनी ये आर्ग्यूमेंट है कि भाई साहब जो चीज़ एक बार वॉइड हो गई, जो चीज़ एक बार मर गई, वो कैसे जगाओगे। सरकार कह रही नहीं जाग तो गई, अमेंडमेंट तो कर दी हमने फंडामेंटल राइट पे, तो फंडामेंटल राइट हमारे क्या हो गए जी, अब तो ये वापस आ गया ना कानून। तो वो कह रहा है ये क्या मजाक चला रखा है, तुम कुछ भी कर लोगे, क्योंकि सरकार ज़्यादातर करती ही है, तो जी कुछ भी कर लेंगे, ठीक है जी अच्छी बात है। वो कह रहे हैं हाँ करेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट से पूछ लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया ये जो वॉइड है, ये वॉइड हो, तुम आज से इसको वॉइड इंग्लिश वाला वॉइड पढ़ना बंद कर दो। These laws, the pre-constitutional laws have been eclipsed by part 3। और जैसे ही अमेंडमेंट से अगर ये थोड़ा थोड़ा हटेंगे तो ये लॉ वापस आ जाएगा। सो दिस इज नॉट अ वॉइड लॉ, दिस इज जस्ट मियरली अभी सस्पेंड हो रखा, जैसे आपने कंप्यूटर का ढक्कन बंद कर दिया, शट डाउन नहीं किया, कंप्यूटर महाराज अभी आज सो रहे हैं, जिस टाइम ढक्कन हम उठा देंगे, फंडामेंटल राइट अमेंड कर देंगे, जाग जाएंगे भैया। सिंपल तो है, सिंपल है कि नहीं। दिस इज द डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, होपफुली इट इज क्लियर। बस यही है, ज़्यादा और कुछ करने का नहीं है। अब अगर आप एक स्टूडेंट ऑफ लॉ हैं, अगर आपने इस पर बहुत अच्छा आंसर लिखना है, तो आप ये हमारी बीकाजी नारायण वाली एक बारी जजमेंट पढ़ लीजिए, अपने फैक्ट थोड़े इलोंगेट कर लीजिए, कोर आई एम श्योर दैट यू विल बी एबल टू एक्सप्लेन। हमारे जो यूपीएससी वाले भाई बहन हैं, मोर देन इनफ सफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटायर केस फॉर यू, राइट। तो एक्लिप्स, ठीक है जी। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, बाय।